पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक एवं उन मात्रकों की परिभाषाएं तथा लंबाई के मापने के लिए कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान को मापने के लिए कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, समय को मापने के लिए कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश के बारे में आपको मैंने बताया। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ लंबाई का मापन। और लंबाई का मापन दो तरीके से, लंबी दूरियों का मापन कैसे करते हैं और अल्प दूरियों का मापन कैसे करते हैं। तो लंबाई बहुत ज़्यादा दूरी की भी हो सकती है, थोड़ी कम दूरी की भी हो सकती है। और तो ये लंबी दूरियों के मापन में आएगा। इसमें एक होता है लंबन विधि। लंबन विधि किसे कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड। PARALLAX पैरेलैक्स मेथड, METHOD मेथड। ये लंबन विधि क्या है, इसको एक बार आप समझ लें। लंबन विधि, आप कहीं किसी दीवार के सामने खड़े हो जाइए, दीवार थोड़ी दूरी पर हो, अपने दाहिने हाथ या बाएं हाथ को, किसी एक हाथ को उठाइए और अपने हाथ को पॉइंट कीजिए दीवार के तरफ और अपनी बाईं आंख बंद कीजिए और देखिए कि आपका दाहिना हाथ या दाहिने हाथ की ये जो उंगली है कहाँ पर, किस बिंदु को दर्शा रही है। और इसको देखते हुए ही आप अपनी दाईं आंख बंद करेंगे और बाईं आंख खोलेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि दाहिनी आंख जिस बिंदु को देख रही थी, बाईं आंख उस बिंदु को नहीं देख रही है, बल्कि उसकी स्थिति में सापेक्ष परिवर्तन हो जा रहा है। दाईं आंख से दूसरा बिंदु दिखाई देता है, यह हाथ दाईं आंख से दूसरे बिंदु को दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है तथा बाईं आंख को दूसरे बिंदु को दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। तो होता क्या है, ये इन दोनों आँखों को, एक आँख खोले हुए हैं तो दाईं आँख को पहला प्रेक्षण बिंदु मतलब जहाँ से प्रेक्षण लिया जाता है, जहाँ से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंट ही हमारी आँखें कर रही हैं। तो इन दोनों आँखों को, ये जो दोनों प्रेक्षण बिंदु हो गए, तो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन कर देने पर ये हमारी उंगली जिस पॉइंट को दर्शा रही थी, दिखा रही थी, उसके स्थिति में जो सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, दिखने वाले पॉइंट के स्थिति में जो सापेक्ष परिवर्तन हो जा रहा है, वो लंबन कहलाता है। तो लंबन को किस तरह से हम परिभाषित करेंगे? लंबन को परिभाषित करने के लिए एक मिनट, ये लिखेंगे, प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर, एक मिनट, प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर किसी वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष किसी वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन लंबन कहलाता है तथा दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी आधारक
बेसिस कहलाती है। यहाँ कैसे इसको ज्ञात किया जाता है? मान लीजिए यह पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से किसी तारे की स्थिति का पता करना है। यहाँ पर कोई एक स्टार है, तारा है, या स्टार एस है। तो यहाँ से पृथ्वी से तारे की दूरी हमको बनाना चाहिए, इधर लिखना चाहिए इधर, तो यहाँ लिखिए पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी बराबर कैपिटल डी मानिए। दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको हम बी से दर्शाएंगे। बेसिस आधारक को बी, तारे से प्रेक्षण बिंदुओं के बीच का कोण थीटा, तारे से प्रेक्षण बिंदुओं के बीच का कोण, इसको थीटा मानिए। इसके लिए क्या करते हैं, पृथ्वी पर कोई दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए और बी। यह तारा पृथ्वी से, लंबन विधि किसके लिए अप्लाई की जाती है? लंबन विधि वहाँ पर अप्लाई की जाती है जब तारा बहुत दूरी पर हो, लेकिन तारे की दूरी जो है 100 प्रकाश वर्ष से कम हो, 100 प्रकाश वर्ष से अधिक न हो। इसको मैं कहाँ लिखूं? कहीं लिख दे रहा हूँ कि यह विधि जो है 100 प्रकाश वर्ष से कम होना चाहिए, लेस देन 100 प्रकाश वर्ष। ये आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि लंबन विधि का प्रयोग 100 प्रकाश वर्ष से कम के लिए। यहाँ पर तारा है, ये इस तारे से एक ही समय इस तारे को देखा जाता है। तो यहाँ से देखे जाने पर बिंदु ए से देखा जाए तथा बिंदु बी से देखा जाए, ये पहले नीचे का पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, पहले इसको बना लेना चाहिए, तब जो है। कितनी बार मैं गलत किया, ऐसे मिला है, थोड़ा तिरछा है, लेकिन चलिए। ये पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी, ये मान लीजिए कैपिटल डी है, ये भी अप्रॉक्सीमेट कैपिटल डी ही होगा। और ए से बी के बीच की दूरी, चाहे यह दूरी लीजिए या ए दूरी लीजिए, इन दोनों को ही स्मॉल बी माना जा सकता है। आप कहेंगे क्यों? ऊपर वाली दूरी अधिक होगी, नीचे वाली दूरी कम होगी। यह तारा इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि मान लीजिए कि माना कि यह कोण थीटा है, तो एक फार्मूला आप जानते हैं, वह फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पर थीटा रेडियन में मापा गया कोण है। चाप की लंबाई, वास्तव में चाप किस प्रकार का होना चाहिए? चाप जो होना चाहिए वह इस तरीके का होना चाहिए। यह कोण ये है,
तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस तरह से ना ये इसको रेडियस मान करके और एक वृत्त खींचा जाए तभी इस चाप की लंबाई चाहे ऊपर वाली लंबाई लें या ये लंबाई लें, यह तारा इतनी अधिक दूरी पर है, इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों लगभग बराबर होगी। चाहे ऊपर वाली दूरी लीजिए या यह दूरी लीजिए, वैसे तो फार्मूले में यही दूरी ए बी, ये वाला नीचे वाला जो ब्लैक से दिखलाया गया ये, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों लगभग बराबर होगा। तो चाप की लंबाई कितनी है, बी है, और त्रिज्या ये देख रहे हैं, त्रिज्या इसको मान के खींचें तो त्रिज्या इसकी त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यसे हो जाएगी। यसे की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या की वैल्यू है डी। हमें लिखना चाहिए इसको ब्लू पेन से, हमने लिख दिया इसको ब्लैक पेन से, तो हो जाएगा बी अपान कैपिटल डी। अब यहीं से हम डी को कैलकुलेट कर लेंगे, डी का कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी अपान थीटा। अब पृथ्वी पर स्थित बिंदु से यदि यह तारा बहुत दूरी पर हो, खूब ऊंचाई पर हो, तो पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से इस कोण का मेजरमेंट यदि किया जाता तो ये बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि इसका मेजरमेंट करना जल्दी संभव नहीं होता है। तो इस कोण का मेजरमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, इसके मेजरमेंट करने के लिए का तरीका एक ही होता है कि किसी, ये तो 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी पर है, कोई एक ऐसा तारा देखिए इसके ऊपर, यहीं पृथ्वी पर स्थिर रहते हुए ही कोई एक ऐसा तारा देखिए जो और अधिक ऊंचाई पर है। और कभी कभार आप देखे होंगे चंद्रमा की स्थिति, हालांकि चंद्रमा की दूरी बहुत कम है, चंद्रमा की स्थिति आप रात में कहीं चल रहे हो किसी सड़क पर और ऊपर देखें, फिर कुछ दूरी चलें फिर देखें, तो चंद्रमा की स्थिति में आपको कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। जब तारा बहुत अधिक ऊंचाई पर होगा तो पृथ्वी पर चला जाए, चाहे पृथ्वी से यहाँ से देखा जाए या यहाँ से देखा जाए, हर समय ही वह सीधे ऊपर दिखाई देगा, उसमें इस तरह का एक कोण बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस तारे की दूरी बहुत अधिक है, बहुत ऊपर है। तो मानते क्या हैं, मानते हैं कि इधर कहीं कोई पॉइंट है, बहुत दूरी पर, पॉइंट नहीं तारा कोई है जो बहुत दूरी, अधिक दूरी पर है। तो बहुत अधिक दूरी पर है तो पॉइंट ए से भी जब देखेंगे या पॉइंट बी से देखेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई तारा जो है ये एस डैश है, एस प्राइम कह लीजिए, एस डैश या एस प्राइम, ये तारा है। बी से भी देखेंगे तो यह दिखाई देगा कि जैसे एकदम यह ठीक बी के ही ऊपर है। ए से भी देखेंगे तो भी वह ऊपर ही दिखाई देगा, बी से देखेंगे तो भी यह ऊपर ही दिखाई देगा। तो करते क्या हैं, केवल इस एंगल थीटा के मेजरमेंट के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तारे और इस तारे के बीच, यह तारा और यह तारे के बीच को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण यह θ1 ज्ञात कर लेते हैं। और θ1 इसको हम ब्लू से लिखें तो अच्छा रहेगा। ये θ1 एंगल हम ज्ञात कर लेते हैं। ये एक ऑपरेटर्स होता है फिजिक्स में, सेक्सटेंट जिसका नाम होता है, वह उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, बीएससी में मिलता है आपको प्रैक्टिकल करने के लिए। और इसी तरीके से इस तारे और इस तारे के बीच का कोण यह ज्ञात कर लेते हैं। इसके सपोज दैट दिस इज θ2, तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी, हम कहेंगे कि थीटा की वैल्यू θ1 प्लस θ2 होगी। आप यह जानना चाहेंगे कि थीटा की वैल्यू θ1 प्लस θ2 कैसे होगी। इसके लिए देखिए, ये दोनों बिल्कुल ऊर्ध्व रेखाएं हैं, इन्हीं दोनों ऊर्ध्व रेखाओं के समांतर इसके बीच से एक रेखा खींचिए, सीधी रेखा खींचिए। ये देखिए, अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, दो समांतर रेखाएं हो गई, तो ये कोण और यह कोण दोनों एकांतर कोण हैं। तो यह कोण θ1 है तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, θ1। ये रेखा और यह रेखा समांतर रेखा है और यह इसको एक तिर्यक रेखा काटती है।
तो यह θ2 है। नाउ दिस एंगल विल बी θ2, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि D इज इक्वल टू बी अपान θ1 प्लस θ2। तो इस तरीके से इस तारे की दूरी D को ज्ञात कर लिया जाता है, जहाँ θ1 तथा θ2 रेडियन में मापे गए कोण हैं। जहाँ θ1 तथा θ2 रेडियन में मापे गए कोण हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। इसकी विधि को बहुत ज़्यादा लिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो एक तो मेथड आप ये देख लिए लंबन विधि, दूसरा मेथड आकाशीय पिंड के आकार की माप। कैसे किसी आकाशीय पिंड के आकार कहने का मतलब व्यास का मेजरमेंट करते हैं। जो सेकेंड वाला मेथड है, या ऐसे कर लीजिए, आकाशीय पिंड के आकार की माप। आकार की माप, या यहाँ पर लिख लीजिए चंद्रमा का व्यास निकालना चाहते हैं। चंद्रमा का व्यास, ये सब मैथमेटिकल है, इसके थ्योरी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कैसे निकाला जाता है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चंद्रमा का व्यास कैसे निकाला जाता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है पृथ्वी, और यहाँ पर चंद्रमा है, मून में चंद्रमा। हम क्या करते हैं, पृथ्वी के इसी बिंदु पर खड़े होकर सेक्सटेंट की सहायता से यह इसके दोनों डायमीटर के दोनों इंड्स, डायमीटर कहने का मतलब ये इसका व्यास हो गया, और व्यास के इस सिरे से ये देखिए यहाँ से और यहाँ से यह इस बिंदु पर मान लीजिए पॉइंट P है, यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B, और AB बराबर यहाँ पर लिख दिया जाए चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास AB बराबर D। इसको हम स्मॉल d मान लें, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को S माने। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बराबर S। कौन, ये दूरी मान लीजिए S है, तथा यह कोण जो बनता है सेक्सटेंट की सहायता से नापा जाता है थीटा। चंद्रमा के व्यास के सिरों द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण, चंद्रमा के व्यास के सिरों द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण
बनाया गया कोण बराबर थीटा। अब क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे यह दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालने जा रहे थे, आकाशीय पिंड के आकार की माप। तो ये दूरी यस हमको पता है, आप यहाँ लिखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर बच्चों ये चंद्रमा के व्यास को इसको ये मान करके पीए को रेडियस ले करके एक इस तरह से चाप काट सकते हैं। तो ये पीए या पीबी त्रिज्या होगी। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये चंद्रमा ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए इसके ऊपर वाले चाप और इसके व्यास दोनों की बराबर लंबाई लगभग बराबर होगी। तो कोण यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और चाप जो है मून का डायमीटर, चाप जो हो जाएगा वह ए बी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू स्मॉल डी डायमीटर ऑफ द मून। चंद्रमा का व्यास बराबर डी, या ए बी लिखा जा सकता है अपान त्रिज्या। त्रिज्या की जगह पर हम किसको, चाप के जगह पर हम लिखेंगे ए बी, और त्रिज्या के जगह पर हम लिखेंगे ये दोनों वास्तव में मिलते पॉइंट पी पर हैं इस तरीके से। तो पी ए लिख लीजिए या पी ए पी बी लिखिए पी ए। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू डी अपान एस। तो हो जाएगा यहाँ पर से डी इज इक्वल टू थीटा और एस, जहाँ एस पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए थीटा जो है मेजर्ड इन रेडियन, MEASURED, मेजर्ड इन रेडियन, रेडियन में मापा गया कोण है। और यह जो है, तो इस तरीके से हम चंद्रमा के व्यास का आकलन करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रतिध्वनि विधि। थर्ड पॉइंट, प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड। ये इको मेथड क्या होता है, ये किसी बड़े आकार की वस्तु जैसे पहाड़ी से टकराकर जब कोई ध्वनि परावर्तित होकर पुनः हमारे कानों तक पड़ती है, तो उस ध्वनि परावर्तित ध्वनि को ही हम इको बोलते हैं या प्रतिध्वनि बोलते हैं। किसी बड़े आकार की वस्तु से ध्वनि का परावर्तित होकर के पुनः अपनी कान तक पुनः कान पर सुनाई देना या पुनः सुनाई देना, कान पर तो सुनाई देता ही देता है, कान इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुनः सुनाई देना ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। तो क्या लिखें हम इसमें, किसी बड़े आकार की वस्तु जैसे किसी पहाड़ी से टकराकर लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं।
या इको इसको इंग्लिश में बोला जाता है, प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रेक्षक तथा परावर्तक तल के बीच की दूरी 17 मीटर हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रेक्षक तथा परावर्तक तल के बीच की दूरी 17 मीटर हो। यदि यह दूरी 17 मीटर से कम है तब आपका कान प्रतिध्वनि को नहीं सुन पाएगा। एक दृष्टि निर्बंधता होती है, एक श्रवण निर्बंधता होती है। यदि किसी आवाज़ को आप 1 सेकंड में, यदि कोई घंटा बज रहा है 1 सेकंड में 20 बार बज रहा है, तब तो आप उसको सुन रहे हैं कि 20 बार बज रहा है। लेकिन वह 21 बार बजना शुरू हो जाए 1 सेकंड में 21 बार या 20 बार से अधिक, तब आप उसमें टाइम अंतराल पता नहीं कर पाएंगे कि वो लगातार बज रहा है कि रुक रुक करके उसको बजाया जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाला गया है कि ध्वनि जहाँ से निकलती है वहाँ से और जहाँ से टकरा करके आ रही है उन दोनों के बीच की दूरी जो है ये 17 मीटर होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रतिध्वनि विधि से दूरी ज्ञात करते हैं। मान लीजिए या कोई छोटी मोटी पहाड़ी है, इसको हम लिख सकते हैं पहाड़ी, और यहाँ पर कोई आवाज़ की गई या कोई श्रीमान जी खड़े होकर के ये आवाज़ निकाल रहे हैं, तो ये आवाज़ गई, टकराई और टकरा करके पुनः उधर से वापस आएगी और इसको सुनाई देगी। मान लीजिए कि इस व्यक्ति से इस पहाड़ी के बीच की दूरी जो है d है, d मान लें कि s मान लें, s मानिए, सामान्यतया s माना जाता है, s है। ध्वनि का वेग कितना माना जाता है? ध्वनि का वेग वैसे बराबर v, नॉर्मल टेम्परेचर पर 300 कभी कभी लिखा था 332 मीटर पर सेकंड, कभी 333 मीटर पर सेकंड, कई लोग कभी कभी 330 मीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है, 331 मीटर पर सेकंड भी नियर अबाउट इक्वल टू ये लिखा जाता है इतना। तो आप यहाँ पर ध्वनि का वेग जो है आप नियर अबाउट इक्वल टू लिख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर 332 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है ध्वनि का वेग है। प्रेक्षक से पहाड़ी की दूरी s, ये प्रेक्षक है, प्रेक्षण कर रहा है। प्रेक्षक से यह पहाड़ी भी कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में इसको परावर्तक तल भी कह सकते हैं। परावर्तक तल क्यों? क्योंकि जाती है किरण नहीं जाती है आवाज़, तो वहाँ से परावर्तित होकर के टकरा करके ले, तो प्रेक्षक से परावर्तक तल के बीच की दूरी बराबर आप लिख सकते हैं s। मान लीजिए कि जब यह बोला और तो कभी यह बोला और उसके बोलने के t सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है, या अर्थात आवाज़ यहाँ पे गई, टकराई और टकरा करके आई। तो इको सुनने का समय या प्रतिध्वनि सुनने का समय, प्रतिध्वनि को सुनने में लगा समय बराबर स्मॉल t। अब देखिए
एक सिंपल सा फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस फार्मूले से लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से यह आवाज़ किया, बोला तो आवाज़ गई और पुनः टकरा करके आई। तो ध्वनि द्वारा या आवाज़ द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, s दूरी गया और s दूरी आया। तो आपको पता होना चाहिए कि यह दूरी कितनी हो गई, 2s हो गई। चाल, किसकी चाल, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल यहाँ लिखा गया है, ध्वनि की चाल लिख लीजिए या वेग लिख लीजिए। ध्वनि की चाल लिखिए, वेग भी लिखा जा सकता है। तो ध्वनि की चाल कितनी है, v है। समय कितना लगा, यहाँ से जाने और पुनः लौट के आने में ये पूरा का पूरा समय लगता है। तब क्या पूछा जा रहा है कि इस प्रेक्षक से परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी है। तो s = हो जाएगा VT/2। ये तो ये प्रतिध्वनि विधि है। प्रतिध्वनि विधि में इसी फार्मूले से, जहाँ v ध्वनि का वेग, t प्रतिध्वनि को सुनने में लगा समय है, तथा s दूरी है प्रेक्षक से, पहाड़ी की या कोई बड़ा सा घर भी हो सकता है। और सबसे बड़ी कंडीशन है कि इन दोनों के बीच की दूरी s, प्रतिध्वनि सुनने के लिए s शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17 मीटर। इसको रहने दीजिए, वो तो ऊपर लिख दिया गया होगा कहीं यहाँ पे। तो ये रहा प्रतिध्वनि विधि। इसके बाद से एक होता है लेसर विधि। लेजर कई लोग बोलते हैं, लेकिन उसको लेजर हम नहीं बोला, लेजर नहीं बोला जाता, लेसर बोला जाता है। लेसर, LASER, लेसर विधि। इस लेसर विधि द्वारा कैसे दूरी ज्ञात की जाती है, इसको देखिए। ये भी जैसे प्रतिध्वनि विधि द्वारा ज्ञात किया गया, वैसे भी इसको भी ज्ञात किया जाता है। लेसर का पहले फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। एब्रीविएशन LASER, LIGHT, लाइट एम्प्लीफिकेशन। बाई स्टिमुलेटेड emission of radiation, emission of रेडिएशन। इसकी हिंदी होती है क्या, विकिरण के उद्दीपित उद्दीपन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। फिलहाल इससे बहुत अभी मतलब नहीं होना चाहिए, आगे चल करके आपको लेसर मिलेगा। इस लेसर की विशेषता क्या होती है, एक टार्च आप देखते हैं, टार्च से जब आप किसी लाइट को जलाते हैं, टार्च को जब आप जलाते हैं तो उसकी लाइट स्कैटर कर जाती है, आगे जा कर के फैल जाती है, और फैल जाने पर वह प्रकाश बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। ये लेसर जो है हाईली इनर्जेटिक बीम होती है या हाईली इनर्जेटिक लाइट होती है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह जब चलती है तो आप लेसर लाइट देखे भी होंगे कि लेसर लाइट एकदम कहीं फैलता नहीं है। लेसर लाइट एकदम पतले किरण पुंज के रूप में चल रहा है। तो यहाँ से कश्मीर से मान लीजिए कि कोई लेसर बीम चली, पतली लेसर बीम चली, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वह उतनी ही पतली रहेगी, उसके अंदर कोई फैलाव नहीं होगा। या यूँ कहें कि उसका जो फैलाव, टार्च की लाइट क्या है, टार्च की लाइट जाती है तो ऐसे फैलते हुए जाती है, तो उसकी एनर्जी कम होते जाती है। लेकिन ये लेसर बीम की लाइट यहाँ कश्मीर से छोड़ी गई तो इतनी एनर्जेटिक होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पहुँच जाएगी, और इसमें फैलाव बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक बीम होती है। तो ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर है, या जो प्रतिध्वनि का सिद्धांत है वैसे इसका भी सिद्धांत है। जैसे इससे लंबी दूरियों का मापन किया जाता है। कैसे, मान लीजिए यह पृथ्वी है,
यहाँ पर एक चंद्रमा है, चंद्रमा, और पृथ्वी की सतह से चंद्रमा के सतह के बीच की दूरी एस है। मान लीजिए कि ये एस है। तो होता क्या है, यहाँ से लेज़र बीम भेजी जाती है और लेज़र बीम को भेजने और ऊपर से आने का समय t नोट कर लिया जाता है। फार्मूला वही, लेज़र जो है ये प्रकाश की किरण है, तो लेज़र की चाल या प्रकाश की चाल कह लीजिए, लेज़र ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रकाश की चाल, इसको c द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, c से लिखा जाता है। और आप जानते हैं कि यह होता है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश जो है प्रकाश के वेग से जाता है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से जाता है। और लेज़र को पृथ्वी तल से जाने तथा पुनः लेज़र को पृथ्वी तल से चंद्रमा तक जाने तथा चंद्रमा से पुनः पृथ्वी तल तक वापस आने में लगा समय स्मॉल t हो, तो यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, कहीं लिख नहीं रहा हूँ यस क्या है, यस पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की, हाँ, तो इतने समय में, इतने ही समय में लेज़र द्वारा या लेज़र किरण द्वारा, किरण लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, किरण द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई, यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेज़र किरण गई और आई, जाते समय s दूरी, आते समय s दूरी, तो s + s से दूरी हो जाएगी 2s, चाल होता है c, समय लग गया t, तो s = कितना हो जाएगा CT/2। इस फार्मूले की सहायता से हम पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद से होता है सोनार विधि, एक होता है समुद्र की गहराई जो है अल्ट्रासोनिक वेव से, पराश्रव्य तरंगों से हम ज्ञात करते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे ही है।